Good morning, friends. Today we are going to start with a new unit, that is a contingent contract. Now first we'll try to understand what is a contingent contract. The best example of contingent contract is a insurance contract. These are the contract where one of the party promises to do something if some future event happens or if certain future event doesn't happen. That means एक पार्टी का परफॉर्मेंस डिपेंड्स अपॉन फ्यूचर इवेंट एंड दैट फ्यूचर इवेंट इज सर्टन. दैट परफॉर्मेंस कैन बी, अगर ऐसा फ्यूचर में होता है तो मैं ऐसा काम करूंगा, या फिर फ्यूचर में ऐसा नहीं होता है तो मैं ऐसा काम करूंगा. यानी इफ सपोज देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन यू एंड मी, तो इन बोथ ऑफ अस वन ऑफ द पार्टी, जैसे कि मेरा प्रॉमिस विल डिपेंड्स अपॉन सर्टेन फ्यूचर इवेंट. आप आपका प्रॉमिस पूरा कर लोगे आज ही, लेकिन मैं अपना प्रॉमिस कब पूरा करूंगा, अगर कोई फ्यूचर इवेंट रिलेटेड विथ आवर कॉन्ट्रैक्ट, इफ इट हैपेंस और इफ इट डज नॉट हैपेंस. यानी आई विल प्रॉमिस दैट कि अगर ऐसा हुआ तो मैं आपके लिए ये करूंगा, या फिर ऐसा नहीं हुआ तो मैं आपके लिए ये करूंगा. तो दैट इज अ काइंड ऑफ ए कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट, जैसे कि जनरली इंश्योरेंस सेक्टर में होता है. इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट आर जनरली अ कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट वेयर इंश्योरेंस कंपनी प्रॉमिस दैट कि अगर फायर होगा तो मैं आपको पेमेंट दूंगा. दैट मीन्स इफ यू एंड आई एम एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट एंड यू आर एन इंश्योरर एंड आई एम एन इंश्योरेंस कंपनी, आप आपका प्रीमियम आज पे कर दोगे और मैं आपको प्रॉमिस करूंगा कि अगर फ्यूचर में आपके गोडाउन में आग लगता है तो मैं आपको पेमेंट दूंगा इक्विवेलेंट टू द स्टॉक इंश्योर्ड. या फिर यानी दिस इज माय परफॉर्मेंस डिपेंड्स अपॉन द फ्यूचर इवेंट विच इफ इट हैपेंस आई एम गोइंग टू गिव माय परफॉर्मेंस. या फिर अगर मरीन इंश्योरेंस होता है कि शिप अगर पोर्ट पे नहीं आया, शिप डूब गया, तो मैं पैसा दूंगा. यानी नॉन हैपनिंग ऑफ फ्यूचर इवेंट. तो माय परफॉर्मेंस डिपेंड अपॉन द फ्यूचर इवेंट एंड दैट इज इट मे और इट मे नॉट हैपन. तो दिस काइंड ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड एज अ कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट. Theoretical wise, you will try to understand the detail about contingent contract on your screen. You can refer that. Section 31 of the Contract Act defines a contingent contract as follows. A contingent contract is a contract to do or not to do something if some event, collateral that is related to such contract does or does not happen. Just try to understand the definition. A contingent contract is a contract to do or not to do something. That means one of the party in a contract promises that he is going to do or he is not going to do something if some future event which is collateral to such contract, that means which is related to such contract, if it happens or if it does not happen. यानी अगर वो फ्यूचर इवेंट होगा तो मैं आपके लिए मैंने जो प्रॉमिस किया है वो मैं काम करूंगा, या फिर वो फ्यूचर इवेंट अगर नहीं होता है तो मैंने जो आपको प्रॉमिस किया है वो मैं करूंगा. आइदर ऑफ द साइड. जैसे कि ऑन द हैपनिंग ऑफ फ्यूचर इवेंट, यानी अगर फायर ऑकर्ड होता है तो मैं रिएम्बर्समेंट आपको दूंगा, आपका लॉस इंडेमनिफाई करके दूंगा. या फिर ऑन द नॉन हैपनिंग ऑफ फ्यूचर इवेंट, अगर शिप लौट के नहीं आता है, शिप लौट के कब नहीं आएगा, अगर शिप डूब गया, शिप लौट के नहीं आता है ऑन द नॉन हैपनिंग ऑफ फ्यूचर इवेंट, तो फिर मैं आपको रिएम्बर्समेंट दूंगा, मैं आपको कॉम्पेंसेशन दूंगा, इंडेमनिफाई करके दूंगा. तो दिस इज अ काइंड ऑफ ए कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट. वंस अगेन ट्राई टू अंडरस्टैंड सेक्शन 31 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. Section 31 says that a contingent contract is a contract to do or not to do something. आप और मेरे बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट है और उसमें एक पार्टी प्रॉमिस कर रहा है कुछ करने का या कुछ नहीं करने का, अगर if some event collateral to such contract, if some event यानी फायर
फायर इवेंट, कोलेटरल टू सच कॉन्ट्रैक्ट, अपने बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, कोलेटरल टू सच कॉन्ट्रैक्ट डज और डज नॉट हैपन, अगर ऐसा होता है या फिर अगर ऐसा नहीं होता है तो मैं वो अपना प्रॉमिस पूरा करूंगा, यानी मेरे प्रॉमिस पूरा करने की बारी आज नहीं आ रही है। तो द बेस्ट एग्जांपल ऑफ कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज अ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, जहां पे एक पार्टी प्रॉमिस आज पूरा करेगा और एक पार्टी अपना प्रॉमिस पूरा कब करेगा, अगर कोई पर्टिकुलर इवेंट जो इस कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है या इस कॉन्ट्रैक्ट का जो सब्जेक्ट मैटर है अगर वो होता है या फिर नहीं होता है। Thus, it is a contract, the performance of which is dependent upon the happening or non-happening of uncertain event collateral to such contract. That what it says, it is a contract, the performance of which is dependent upon, the performance of which is dependent upon, performance किसका? एक पार्टी का performance, the performance which is dependent upon happening or non-happening of an uncertain event collateral to such contract, collateral to such contract, अगर वो future event जो uncertain है, क्यों uncertain है? Because future event are uncertain, we are not aware कि ऐसा होगा या ऐसा नहीं होगा। कि फायर इंश्योरेंस अगर आप निकालते हो तो यू आर गोइंग टू पे द प्रीमियम एज ऑन टुडे, और मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूं कि आप प्रीमियम पे करो, आप आपका रिस्क इंश्योरेंस कंपनी को ट्रांसफर कर दो। इंश्योरेंस कंपनी अगर आपके यहाँ फायर ऑकर्ड होता है तो आपको कॉम्पेंसेशन देगा, यानी इंश्योरेंस कंपनी का परफॉर्मेंस इज डिपेंडेंट अपॉन द फ्यूचर इवेंट। फ्यूचर इवेंट क्या है? फायर, एंड दैट पर्टिकुलर इवेंट इज uncertain. It is uncertain. You are not aware that fire may occur or fire may not occur. So that particular future event is uncertain. Now just refer to the example. It is similar to what I have given. A contract to indemnify B up to ₹20,000. A contract to indemnify B. Indemnify का मीनिंग है कि लॉस की भरपाई करके देना, यानी ए ने बी को वादा किया है कि अगर आपका नुकसान होता है तो मैं 20,000 रुपए दूंगा। इन कंसिडरेशन ऑफ बी पेइंग ₹1,000 एनुअल प्रीमियम इफ बी फैक्ट्री इज बर्न, दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट सिमिलर टू इंश्योरेंस। दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। उसमें क्या बोल रहा हूं? आई एम ए, दैट इज आई एम एन इंश्योरेंस कंपनी एंड यू आर बी एन इंश्योरर। बी इंश्योरेंस कंपनी को 1,000 रुपए देता है और उसके बदले में इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरर को वादा कर रहा है कि अगर आपके फैक्ट्री में आग लगा, अगर लगा दैट मीन्स सर्टन नहीं है, अगर लगा दैट मीन्स दैट इवेंट इज अनसर्टन, अगर ऐसा हुआ तो इंश्योरेंस कंपनी आपको 20,000 रुपए देगा इन रिस्पेक्ट ऑफ योर स्टॉक। तो यहां पे क्या हो रहा है? एक पर्टिकुलर पर्सन अपना प्रॉमिस आज पूरा कर रहा है और दूसरे पार्टी का परफॉर्मेंस जो है वो फ्यूचर इवेंट पे डिपेंड है, वो फ्यूचर इवेंट होता है या फिर नहीं होता है। वो परफॉर्मेंस कैन बी अगर होगा तो मैं करूंगा, या फिर इट कैन बी लाइक अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं करूंगा, यानी यहाँ पे अगर ऑन द हैपनिंग यानी फायर ऑकर्ड हुआ तो मैं कॉम्पेंसेशन दूंगा, या फिर शिप लौट के नहीं आता है तो मैं कॉम्पेंसेशन दूंगा। पहले केस में फायर ऑकर्ड होता है यानी ऑन द हैपनिंग मैं अपना प्रॉमिस पूरा करूंगा। सेकेंड एग्जांपल में शिप लौट के नहीं आ रहा है यानी ऑन द नॉन हैपनिंग अगर नहीं होगा ऐसा, अगर शिप लौट के आ गया तो मैं कॉम्पेंसेशन नहीं दूंगा, लेकिन शिप लौट के नहीं आ गया, लौट के नहीं आया ना, शिप डूब गया तो उस इवेंट में मैं आपको कॉम्पेंसेशन दूंगा। तो यानी मेरा परफॉर्मेंस डिपेंड्स अपॉन फ्यूचर इवेंट, दैट फ्यूचर इवेंट मे हैपन मे नॉट हैपन। यानी अगर फायर ऑकर्ड हुआ मैं कॉम्पेंसेशन दूंगा, फायर ऑकर्ड नहीं हुआ मैं कॉम्पेंसेशन नहीं दूंगा। उसी तरह शिप लौट के नहीं आया मैं कॉम्पेंसेशन दूंगा, शिप लौट के आ गया मैं कॉम्पेंसेशन नहीं दूंगा। These contracts are generally made for a specific period. It is generally for a year. यानी मेरा प्रॉमिस जो फ्यूचर इवेंट पे डिपेंड है, अगर वो 1 साल में हुआ या नहीं हुआ तो फिर
वो पर्टिकुलर मेरा प्रॉमिस अगर डिपेंड है कि वो 1 साल में फायर ऑकर्ड हो गया तो मैं कॉम्पेंसेशन दूंगा, लेकिन अगर 1 साल में फायर ऑकर्ड नहीं हुआ तो वो पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा डिस्चार्ज, टर्मिनेट। फिर से न्यू कॉन्ट्रैक्ट हैज टू बी एंटर्ड इनटू, फिर से आपको 1000 रुपीज 2000 डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ द स्टॉक आपको प्रीमियम मुझे देना पड़ेगा। फिर मैं आपको नवा प्रॉमिस दूंगा कि फिर अगर आगे के नेक्स्ट ईयर में फिर से अगर ऐसा होता है मैं काम करूंगा, अगर ऐसा नहीं होता है मैं काम करूंगा। यानी अगर वो पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट अगर ऐसा होता है मैं आपको कॉम्पेंसेशन दूंगा, तो अगर होगा तो मैं कॉम्पेंसेशन दूंगा, और अगर नहीं होगा तो वो कॉम्पेंसेशन मैं नहीं दूंगा और कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा टर्मिनेट। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं कॉम्पेंसेशन दूंगा, तो नहीं होने पे मैं कॉम्पेंसेशन दूंगा, और अगर ऐसा हो गया, जैसे कि शिप का एग्जांपल मैंने दिया, शिप लौट के नहीं आया तो मैं कॉम्पेंसेशन दूंगा। तो अगर शिप लौट के नहीं आएगा तो मुझे कॉम्पेंसेशन देना पड़ेगा, और अगर मैं नहीं देता हूं तो आप मेरे खिलाफ कोर्ट में जाएंगे। लेकिन अगर शिप लौट के आ गया तो वहां पे कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, क्योंकि अब मुझे अपना प्रॉमिस पूरा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा प्रॉमिस किस बात पे टिका हुआ था कि अगर शिप लौट के नहीं आया तो मैं कॉम्पेंसेशन दूंगा। तो शिप तो लौट के आ गया, तो अब सवाल ही नहीं उठता है मुझे आपको कॉम्पेंसेशन देने का, तो उस इवेंट में कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा टर्मिनेट। व्हाट इट सेज फर्दर, any ordinary contract can be changed into a contingent contract if its performance is made dependent upon the happening or non-happening of certain uncertain event collateral to such contract. So any contract can be called as a contingent contract if it depends upon the future event and that future event is uncertain and it is not within the control of the party. Then it is called as a contingent contract. Contingent contract should be distinguished from a conditional contract. Conditional contract का मीनिंग क्या है कि वो इवेंट करना आपके कंट्रोल में है। जैसे कि अगर मैं बोलता हूँ कि आई हैव अ कॉटन बेल्स, लेकिन मैं आपको बोलता हूँ कि यू फर्स्ट गिव मी 40,000 रुपीज, देन आई एम गोइंग टू सप्लाई यू द कॉटन बेल्स। तो दिस कॉन्ट्रैक्ट विल नॉट बी कॉल्ड एज अ contingent contract but it will be called as a conditional contract, क्योंकि यहाँ पे कॉटन बेल सप्लाई करना मेरे कंट्रोल में है, वो अनसर्टन नहीं है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट को आप कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे। लेकिन कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट यानी वो कि एक पार्टी का परफॉर्मेंस फ्यूचर इवेंट पे डिपेंड है और वो फ्यूचर इवेंट जो है वो अनसर्टन है। These are the examples they are given, just we will go through that. For example, the following are the contingent contract. A contract to sell B 10 bales of cotton for rupees 20,000 if the ship by which they are coming returns safely. क्या कॉन्ट्रैक्ट है? अगर शिप पोर्ट पे बराबर आ गया तो मैं आपको कॉटन बेल सप्लाई कर दूंगा, क्योंकि शिप अभी भी सी के अंदर है, ओशन के अंदर है, समुद्र के अंदर है। क्या होगा क्या नहीं होगा ये आपको पता नहीं है, आपके कंट्रोल में नहीं है। अगर तूफान आ गया तो शिप डूब जाएगा, तूफान नहीं आया तो शिप सेफली पोर्ट पे आ जाएगा। तो दैट पर्टिकुलर इवेंट इज अ फ्यूचर इवेंट एंड दैट इवेंट इज नॉट इन विद इन योर कंट्रोल। बट व्हाट इज अ कॉन्ट्रैक्ट कि अगर शिप पोर्ट पे सेफली आ गया तो उसमें से जो माल कॉटन बेल्स में आएगा वो कॉटन बेल्स में आपको सप्लाई कर दूंगा। तो मेरा परफॉर्मेंस इज डिपेंडेंट ऑन सेफली अराइवल ऑफ शिप। अगर सेफली शिप आ जाता है तो मैं वो चीज आपको डिलीवर कर दूंगा। सेकेंड इज A promises to give a loan of 1,000 to B if he is selected as the president of a particular association. मैंने आपको वादा किया कि मैं आपको 1,000 रुपए का लोन दूंगा अगर आप एक पर्टिकुलर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट इलेक्ट हो जाते। आपका इलेक्शन, आपका सिलेक्शन अनसर्टन है, तो अगर हो गया तो मैं अपना प्रॉमिस पूरा करूंगा और अगर नहीं हुआ तो मैं प्रॉमिस पूरा नहीं करूंगा। अगर आप सिलेक्ट हो गए तो मैं 1,000 रुपए दूंगा, अगर आप सिलेक्ट नहीं हुए तो मैं 1,000 रुपए नहीं दूंगा। यानी मेरे 1,000 रुपए देना या नहीं देना एक पर्टिकुलर इवेंट पे डिपेंड है और वो इवेंट अनसर्टन है। A promises to pay 50,000 to B if certain ship does not return. Of course, after charging the usual premium, it is a contract of insurance. Just now I told you that कि मैं आपसे एक प्रीमियम लूंगा, एक अमाउंट लूंगा। For example, I have taken 2,000 rupees as a premium
and you have transfer your entire risk on the insurance company, और इंश्योरेंस कंपनी क्या वादा कर रहा है सामने वाले इंश्योरर को कि वो 50,000 रुपए देगा अगर शिप लौट के नहीं आता है। तो 50,000 रुपए देने की बारी इंश्योरेंस कंपनी की कब आएंगी? अगर शिप सेफली नहीं आता है, लौट के नहीं आता है। अगर शिप डूब गया, ओनली इन दैट पर्टिकुलर इवेंट मैं अपना प्रॉमिस पूरा करूंगा आपको 50,000 रुपीज देने का। लेकिन अगर शिप लौट के आ गया तो एट दैट वेरी मोमेंट द कॉन्ट्रैक्ट विल गेट डिस्चार्ज, विल गेट वॉइड, टर्मिनेटेड। फिर आप मेरे से 50,000 का डिमांड नहीं कर सकते, क्योंकि वादा क्या था 50,000 रुपए देने का, लेकिन वो वादा किस तरह कौन से इवेंट पे डिपेंड था कि शिप लौट के नहीं आना चाहिए। शिप लौट के आ गया तो मैं अपना प्रॉमिस पूरा अब नहीं करूंगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा डिस्चार्ज। कॉन्ट्रैक्ट आप इन्फोर्स कब कर सकते हो? अगर मेरा प्रॉमिस जिस पे डिपेंड है और वो या तो हो जाता है या तो वो नहीं होता है। तो यहाँ पे अगर शिप लौट के नहीं आता था तो then I am liable to give you rupees 50,000 and you are entitled to receive 50,000 from me, and if I refuses to give rupees 50,000 you are entitled to enforce the contract, that is you are entitled to go to the court of law. Fourth example, C advances a loan of rupees 10,000 to D and M promises that if D does not repay the loan, M will do so. It is a contract of guarantee. गारंटी में क्या होता है कि एक पार्टी दूसरे पार्टी को पैसा देता है और थर्ड पार्टी गारंटी देता है कि अगर वो पैसा नहीं लौटाएगा, वो बोरोवर अगर पैसा नहीं लौटाएगा तो गारंटर उसका पैसा देगा। तो गारंटर पैसा कब देगा? अगर एक्चुअल बोरोवर पैसा नहीं लौटाता है। तो अगर एक्चुअल बोरोवर पैसा लौटा देता है तो then there is no question of compensating by the guarantor to the banker or the lender. So these are all examples, just you go through this. ठीक है? What is next they have given? What is a collateral contract? Collateral contract का सिंपल मीनिंग है इवेंट रिलेटेड। जैसे कि इस एग्जांपल में मैंने आपको बोला कि फायर इज अ कोलेटरल इवेंट, और यू कैन कॉल एज अ शिप अगर रिटर्न नहीं होता है, यानी शिप अगर डूब जाता है तो दैट इज अ कोलेटरल इवेंट टू द मेन कॉन्ट्रैक्ट। मेन कॉन्ट्रैक्ट क्या है अपना? कि आप मुझे प्रीमियम दे रहे हो और उसके साथ साथ मैं आपका रिस्क ले रहा हूं। व्हाट इज अ प्राइमरी कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन यू एंड इंश्योरेंस कंपनी इज कि यू आर गिविंग अ प्रीमियम, that is you are giving a consideration to the insurance premium, and in return insurance company is taking a risk on your behalf, that is you are transferring your risk to the insurance company. So that is a primary contract. However, the liability of the insurance company will arise on the happening or non happening of future event, and that future event is called as a collateral event. What it has been given? A collateral event means an event which is neither a performance directly promised as a part of the contract nor the whole of the consideration of the promise. Neither the performance directly promised as a part of the contract, neither a performance directly promised as a part of the contract. It is not as a directly part of the contract. Insurance example में आप प्रीमियम दे रहे हो, यहाँ पे कंसिडरेशन एक्सचेंज कैसा हो रहा है कि आप प्रीमियम पे कर रहे हो और मैं आपके लिए रिस्क ले रहा हूं, यानी आपका रिस्क मैंने अपने सर पे ले लिया, यानी इंश्योरेंस कंपनी ने कस्टमर का रिस्क उसके सर पे ले लिया। तो दिस इज अ प्राइमरी कॉन्ट्रैक्ट। तो व्हाट इट सेज, नाइदर द परफॉर्मेंस डायरेक्टली प्रॉमिस। तो हियर देयर इज इट इज परफॉर्मेंस इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड विद दिस। यहाँ पे सिंपली क्या हो रहा है कि आप पैसा दे रहे हो और मैं वो रिस्क आपके बदले में ले रहा हूं, नॉट द होल कंसिडरेशन ऑफ द प्रॉमिस। लेकिन ये रिस्क पूरा एंटायर पार्ट का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, मेरा और एक पार्ट अभी बाकी है। वो पार्ट कौन सा है कि अगर वो फ्यूचर इवेंट हो जाता है तो फिर उस केस के अंदर मैं आपको कॉम्पेंसेशन पे करूंगा। तो यहाँ पे बोल रहा है कोलैटरल इवेंट मीन्स अ इवेंट विच इज नाइदर परफॉर्मेंस डायरेक्टली प्रॉमिस एज अ पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। कोलैटरल इवेंट फ्यूचर इवेंट फायर, वो that future event is neither a performance directly promised as a part of the contract, that is not a main part of the contract, it is a collateral part. और वो क्या बोल रहा है, not the whole of the consideration for the, not the whole of the consideration, because the primary is consideration is what? Primary consideration is your
paying a premium, and what is the primary consideration? I am taking the risk. That is the primary consideration under the contract. That occurrence or non-occurrence of future event is not directly a part of that contract. It is a future part. That the reason it is called as a collateral event. What it further says. Example. Thus where C contract to pay 100 rupees to D for whitewashing his house on the terms that no payment shall be made till the completion of the work. It is not a contingent contract because the event, that what is an event? D is completing the work, that is whitewashing the house, is not collateral to the contract, but is itself a reciprocal promise or is the very thing contracted for and is thus an integral part of the contract. Now I told you that contingent contract और कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट और या फिर रेसिप्रोकल प्रॉमिस में डिफरेंस क्या है? कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में एक पार्टी अपना प्रॉमिस आज पूरा करेगा और एक पार्टी अपना प्रॉमिस पूरा करेगा, उसका सेकेंड पार्टी का प्रॉमिस पूरा करने की बारी एक इवेंट से रिलेटेड है. वो इवेंट होगा तो करेगा या इवेंट वो नहीं होगा तो करेगा. यानी आपके और मेरे बीच में मेरा पार्ट इज डिपेंड अपॉन अ फ्यूचर इवेंट, उस पे मेरा रिलेशन है. वो होगा तो मैं रिएक्ट करूंगा, वो नहीं होगा तो मैं रिएक्ट करूंगा. तो दिस इज कॉल्ड एज अ कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, जहां पे एक पार्टी का परफॉर्मेंस एक पर्टिकुलर चीज पे रिलेटेड है. तो दैट इज अ कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट. कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट या रेसिप्रोकल कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग क्या है? जहां पे एक पार्टी का परफॉर्मेंस किसी चीज पे डिपेंडेंट नहीं है, वो पूरा का पूरा इवेंट उसके कंट्रोल में है. जैसे इस एग्जांपल में बोला कि मैं आपको 100 रुपया दूंगा अगर आप पूरे बिल्डिंग को व्हाइट वॉश करके देते हो. तो यहाँ पे मेरा 100 रुपए देना पूरे मेरे कंट्रोल में है. यहाँ पे मैंने कंडीशन रखी है, ना कि कॉन्टिंजेंट, कि आप वो काम करो मैं आपको पैसा दूंगा. यहाँ पे कोई फ्यूचर इवेंट से रिलेशन नहीं है. तो दिस इज ऑल अबाउट अ कंडीशनल डिफरेंस बिटवीन अ कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट और अ रेसिप्रोकल कॉन्ट्रैक्ट एंड अ कोलैटरल कॉन्ट्रैक्ट. So these are all examples of a contingent contract. Just you go through that. I am going to give you the notes. Further, what it says. Essentials क्या क्या है? Contingent contract के essentials क्या क्या है? They have given under this. From the foregoing discussion, the following essentials of contingent contract become evident. That is important. क्या चीजें होना चाहिए contingent contract के अंदर? That has been given. The performance of such contract depends on the happening or non-happening of some future uncertain event. क्या सबसे जरूरी चीज है contingent contract के अंदर? के performance of such contract यानी एक पार्टी का performance किस पे डिपेंड है? On the happening या फिर on the non-happening of some future uncertain event. किसी इवेंट पे मेरा परफॉर्मेंस डिपेंड है और वो चीज पूरा मेरे कंट्रोल में नहीं है. अगर वो ऐसा करता है तो मैं करूंगा, वो ऐसा नहीं करता है तो मैं करूंगा. अगर वो ऐसा करता है तो मैं करूंगा पे मेरा पर्टिकुलर प्रॉमिस डिपेंड है, अगर वो करेगा तो मैं करूंगा. दैट मीन्स एग्जाम्पल, अगर आपकी लड़की ने मेरे लड़के से शादी कर ली तो मैं 1 लाख रुपए दूंगा. अब उन दोनों का शादी करना ना आपके कंट्रोल में ना मेरे कंट्रोल में. तो अगर वो दोनों शादी कर लेंगे तो मैं 1 लाख रुपए दूंगा. तो दिस इज अ कॉन्टिजेंट. अगर वो शादी नहीं करते तो मैं 1 लाख रुपए नहीं दूंगा. तो मेरा प्रॉमिस कुछ इवेंट पे डिपेंड है और वो इवेंट आपके और मेरे कंट्रोल में नहीं है. तो दिस इज कॉल्ड एज अ कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट. अगर वो इवेंट अपने कंट्रोल में है देन इट कैन नॉट बी कॉल्ड एज अ कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट. क्लियर विद दैट? अगर वो इवेंट पे मेरा प्रॉमिस डिपेंड है और वो इवेंट अनसर्टन है, फ्यूचर है, मेरे कंट्रोल में नहीं है, देन इट इज कॉल्ड एज अ कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट. अदरवाइज नो.
What it says next, the future uncertain event is collateral, that is incidental to the contract. Collateral means प्राइमरी पार्ट नहीं है, वो सेकेंडरी पार्ट है, वो रिलेटेड पार्ट है. कोलेटरल इज रिलेटेड, इट इज रिलेटेड टू द मेन कॉन्ट्रैक्ट बट इट इज नॉट अ मेन कॉन्ट्रैक्ट. मेन कॉन्ट्रैक्ट इज, जैसे एग्जांपल में इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर यू आर पेइंग अ प्रीमियम एंड आई एम टेकिंग अ रिस्क. अब दोनों का फायदा किस तरीके से हुआ कि आपने प्रीमियम देके आप रिलैक्स हो गए कि अब चिंता की बात नहीं, अगर गोडाउन में आग लग भी जाता है तो वो पैसा पूरा इंश्योरेंस कंपनी अपने को देगा. यानी आपने एक छोटा सा प्रीमियम पे किया और आपने आपका पूरा रिस्क इंश्योरेंस कंपनी पे डाल दिया. और इंश्योरेंस कंपनी का कैसा फायदा है, इंश्योरेंस कंपनी को आज वो प्रीमियम मिल गया लेकिन एट द सेम टाइम इंश्योरेंस कंपनी ने वो रिस्क लिया. आपका फायदा क्या है, आपने रिस्क ट्रांसफर कर दिया लेकिन उसके लिए आपको प्रीमियम पे करना पड़ा. इंश्योरेंस कंपनी का फायदा कैसा है, उसको प्रीमियम आज मिल गया लेकिन एट द सेम टाइम इट हैज टेकन अ ह्यूज रिस्क. तो दिस इज अ प्राइमरी कॉन्ट्रैक्ट. द प्राइमरी कंसिडरेशन बिटवीन बोथ द पार्टीज, वन इज पेइंग अ मॉनेटरी अमाउंट एंड अदर इज टेकिंग एन abstract things like it is taking the risk on the behalf of the other party who is paying a premium. Performance of one party is depends upon an incident event, that incidental event, that is a collateral event. The event is not a part of the contract. Fired is not a part of the contract. Part of the contract क्या है, पैसा और risk, ये part of the contract है. Fired तो collateral part है, वो होना नहीं होना वो फ्यूचर पे डिपेंड है. आज प्राइमरी कॉन्ट्रैक्ट क्या है कि आपने पैसा दिया, मैंने आपके ब्याज पे रिस्क लिया, ये दो चीजें होगी. द इवेंट शुड बी नाइदर परफॉर्मेंस प्रॉमिस नॉर कंसिडरेशन फॉर अ प्रॉमिस. द इवेंट शुड बी नाइदर परफॉर्मेंस प्रॉमिस, मैं ऐसा करूंगा ही, वो डायरेक्टली प्रॉमिस नहीं है, मैं ऐसा करूंगा अगर ऐसा होता है तो, यानी उससे प्रॉमिस किस चीज पे रिलेटेड है. मैं ऐसा करूंगा ही, मैं आपको 50,000 रुपए दूंगा ही, फायर्ड ऑकर्ड हो या ना हो, ये इट कैन नॉट बी कॉल्ड एज अ कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट. यहां पे क्या है कि मेरा परफॉर्मेंस जो है वो एक इवेंट पे डिपेंड है, वो इवेंट होता है या नहीं होता है तो एक पार्टी अपना प्रॉमिस पूरा करेगा. व्हाट इट सेज, where A agrees to deliver 100 bags of wheat to B and B agrees to pay after delivery. Tell me, this is a conditional contract or a contingent contract? मैं आपको बैग्स दूंगा, उसके बाद आप मुझे पैसा देंगे, तो ये क्या कुछ फ्यूचर इवेंट पे डिपेंड है? We'll see the answer. This is a conditional contract and not a contingent contract. ये कोई इवेंट पे डिपेंड नहीं है, ये सिंपल क्या है, कंडीशन. आप माल लाओ, मैं पैसा दूंगा. दिस इज अ सिंपल इवेंट, दिस इज अ सिंपल कॉन्ट्रैक्ट, बट इट विल बी कॉल्ड एज अ कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट. व्हाई? बिकॉज रेसिप्रोकल प्रॉमिस, वेयर प्रॉमिस ऑफ वन पार्टी डिपेंड्स अपॉन द परफॉर्मेंस ऑफ द अदर. आप ऐसा करो फिर मैं आपको ये दूंगा. ये अगर आप ऐसा करेंगे और फ्यूचर में ऐसा अगर होगा तो मैं ऐसा करूंगा, ऐसा कुछ नहीं है. यहाँ पे कंट्रोल है पूरा और प्राइमरी कॉन्ट्रैक्ट है, आप माल लाओ ये पैसा लो. तो दिस इज कॉल्ड एज अ conditional contract and not a contingent contract. What it says further, contingent event should not be mere will of the promiser. The event should be contingent in addition to being the will of the promiser. We'll just try to understand this with the help of this example. For example, if A promises to pay B rupees 10,000 if A left for Delhi from Mumbai on a particular day. A promises to pay B rupees 10,000. मैंने आपको प्रॉमिस किया कि मैं 10,000 रुपए दूंगा अगर मैं मुंबई से दिल्ली, सपोज 5 तारीख 5 अगस्त को मैं दिल्ली जाता हूं तो this is a contract. I am going to give you 10,000 rupees if I move to Delhi on 5th of August. It is a contingent contract because though A is leaving for Delhi is his own will. दिल्ली जाना या नहीं जाना मेरे हाथ में. मैंने क्या प्रॉमिस किया कि 5 अगस्त को अगर मैं दिल्ली जाता हूं तो मैं आपको 10,000 रुपए दूंगा. ये प्योरली मेरे कंट्रोल में दिल्ली जाना या नहीं जाना है. लेकिन आगे क्या बोल रहा है,
It cannot happen only at his will. जाना नहीं जाना मेरे कंट्रोल में है, लेकिन क्या ये पूरे मेरे कंट्रोल में है? मैं क्या बोल रहा हूं कि मैं आपको 10,000 रुपए दूंगा अगर मैं 5 अगस्त को दिल्ली जाता हूं तो दिल्ली जाना या नहीं जाना मेरे कंट्रोल में है, लेकिन दिल्ली पहुंचना क्या पूरा मेरे कंट्रोल में है? आंसर इज नो, बिकॉज देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी दैट जिस रूट से मैं जा रहा हूं, जिस जो ट्रेन से या मैं ट्रेन से जाने वाला हूं या फिर मैं बाय रोड ट्रैवल करने वाला हूं, वहां पे अनसर्टेनिटी है। कैसे? अगर मैं बोलता हूं कि 5 अगस्त को अगर मैं दिल्ली गया तो मैं आपको 10,000 रुपए दूंगा, ओके फाइन, लेकिन अगर उस दिन कुछ अनसर्टेनिटी हो जाती है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ट्रेन से जाने वाला लेकिन अगर उस दिन ट्रेन कैंसल हो जाए या फिर उस दिन ट्रेन लेट हो जाए या फिर उस दिन लॉकडाउन की वजह से ट्रेन स्टॉप हो जाए, तो क्या मैं दिल्ली जा सकता हूं? आंसर इज नो। तो कुछ मेरे कंट्रोल में, कुछ मेरे कंट्रोल में नहीं है। तो ये खासियत है कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट की के पार्टली इट इज इन योर कंट्रोल एंड पार्टली इट इज नॉट इन योर कंट्रोल। तो दैट इज व्हाट इज अ कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। The event must be uncertain. Obviously, the event should be uncertain. If the event is certain, it is bound to happen, then it cannot be called as a contingent. The contingent, the word contingent, the dictionary meaning of contingent has been derived from contingency. Contingency का meaning क्या है? Surety नहीं है, ऐसा हो भी सकता है या ऐसा नहीं भी हो सकता है, तो that is called as a। अगर it is perfectly certain, पूरा आपके कंट्रोल में करना, तो that cannot be called as a contingent contract because the event is certain। जैसे कि कोई पर्टिकुलर चीज आपको पता है कि होने ही वाला है, तो how you can call it as a contingent? You can't call it as a contingent. Contingency is a future event which is not in your control, that is which is uncertain. Where the event is certain or bound to happen, where the event is clear, certain, bound to happen, the contract is due to be performed, then it is not a contingent contract. What is important element of the contingent contract is that it should depend upon the future event. The future event should not be in your control. It may be partly in your control, but not totally in your control. जैसे कि प्रीवियस एग्जाम्पल में वी हैव सीन दैट के आई एम गोइंग टू गो टू दिल्ली डे आफ्टर टुमारो और ऑन 5th अगस्त, फाइन, इट इज इन माय कंट्रोल टू गो और नॉट टू गो, बट वेदर इट इज इन योर एंटायर कंट्रोल, द आंसर इज नो। तो हियर इट सेज it should be uncertain. If you are absolutely, you are aware with the outcome of that particular event, then you cannot call it as a contingent contract. A agreed to sell his agricultural land to B after obtaining the necessary permission from the collector. As a matter of course, the permission was generally granted on the fulfillment of certain formalities. It was held that the contract was not a contingent contract as the grant of permission by the collector was almost a certainty. Very important example to explain that which is a contingent and which is not a contingent contract. What it says, मैंने आपको वादा किया कि मैं अपना एग्रीकल्चरल लैंड आपको बेचूंगा। एग्जाम्पल, एग्रीकल्चरल लैंड 5 acres ऑफ लैंड worth ₹2 crore मैं आपको बेचूंगा। Consideration has been decided that you are going to give me 2 crore and I am going to give you agricultural land. Now the thing is, whenever there is a real estate transaction, there are certain formalities to be completed. How the formalities is completed? If the condition prescribed as regards to those formalities are fulfilled. जैसे कि आपने स्टैम्प ड्यूटी भर दी, आपने पूरे पेपर्स क्लियर है, तो यू कैन सेल दैट पर्टिकुलर लैंड। तो यहाँ पे वो बोल रहा है A agreed to sell his agricultural land to B after obtaining the necessary permission from the collector. मैं अपना एग्रीकल्चर लैंड आपको बेचने तैयार हूं, प्रोवाइडेड मैं कलेक्टर से जो नेसेसरी परमिशन है वो मुझे मिल जाए।
अब क्या इसे कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट बोल सकते हैं? कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट का वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एलिमेंट इज अ फ्यूचर इवेंट पे वो डिपेंड होना चाहिए। तो यहाँ पे ये फ्यूचर इवेंट पे डिपेंड है। फ्यूचर इवेंट क्या है? मैं अपना एग्रीकल्चर लैंड आपको बेचूंगा प्रोवाइडेड मुझे कलेक्टर का परमिशन अगर मिल गया तो। ये फ्यूचर इवेंट है, नो डाउट अबाउट इट, बट एट द सेम टाइम व्हाट इट सेज दैट फ्यूचर इवेंट शुड बी अनसर्टन। अगर वो अनसर्टन है तो अब इस एग्जाम्पल में क्या कलेक्टर का परमिशन मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये सर्टन है या अनसर्टन है? तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अगर आपने रिक्वायर्ड फॉर्मेलिटीज पूरी की है, यानी आप अगर पैसा भरते हो, स्टैंप ड्यूटी पे कर रहे हो, तो 110% आपको कलेक्टर का परमिशन मिलेगा। इट इज सर्टन, देयर इज नो अनसर्टेनिटी अबाउट इट। ही कैन नॉट रिफ्यूज टू गिव यू द परमिशन इफ यू हैव पेड द रिक्वायर्ड स्टैंप ड्यूटी। In this case, I have paid the required stamp duty, so I am bound to get the permission from the collector. So there is a certainty. Though it is a future event, but that future event is certain. It is bound to happen. कि मुझे permission मिलना ही है, तो I am going to sell the agricultural land to you. So such kind of an event will not be called as a contingent event, or it cannot be called as a contingent contract. Contingent contract में क्या बोला गया है कि event future है और वो इवेंट अनसर्टन है। कुछ कंट्रोल में, कुछ कंट्रोल में नहीं है। पूरी तरह आपके कंट्रोल में अगर वो है, या पार्टली आपके कंट्रोल में, पार्टली कंट्रोल में नहीं है, देन इट कैन बी सेड दैट अगर पूरी तरह कंट्रोल में नहीं है, पार्टली आपके कंट्रोल में, पार्टली आपके कंट्रोल में नहीं है, कॉन्टिंजेंट। लेकिन अगर वो फुल्ली कंट्रोल में है, आपके वो इवेंट फुल्ली सर्टन है, फुल्ली कंट्रोल में है, तो देन इट कैन नॉट बी कॉल्ड एज अ कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। नाउ जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड सिमिलैरिटी एंड डिफरेंस बिटवीन अ वेजरिंग एंड अ कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट भी फ्यूचर इवेंट पे डिपेंड है, फ्यूचर इवेंट पे डिपेंड है जो अनसर्टन है, लेकिन वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट इज अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट भी फ्यूचर इवेंट पे डिपेंड है, वो फ्यूचर इवेंट भी अनसर्टन है, लेकिन कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। द डिफरेंस बिटवीन वेजरिंग एंड कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज कि वन इज अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट एंड वन इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। एंड सिमिलैरिटी बिटवीन वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट एंड अ कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज कि बोथ आर डिपेंड अपॉन द फ्यूचर अनसर्टेनिटी। Then why there is why one is void and one is legal? Because in the case of wagering contract, the party is not interested in the contract or an event. They are only interested in a prize money. वो एक सट्टा है, वो एक गैम्बलिंग है, इसीलिए उसको void करा दिया गया है। लेकिन contingent contract में ऐसा कोई प्राइज मनी नहीं है। वहां पे पार्टी जो है वो प्राइज मनी में इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन वो दे आर इंटरेस्टेड इन दैट पर्टिकुलर इवेंट कि वो नहीं होना चाहिए या होना चाहिए, उसमें वो इंटरेस्टेड है। तो दैट्स द रीजन कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड एज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। नाउ व्हाट इट सेज, rules regarding the performance of the contingent contract. Now what are the rules regarding the performance of contingent contract? One by one we are going to refer this. Contingency is the happening of the event. यानी अगर एक पार्टी का प्रॉमिस, एक पार्टी का परफॉर्मेंस ऐसे चीज पे डिपेंडेंट है कि अगर वो इवेंट होता है ऑन द हैपनिंग ऑफ द इवेंट, तो वो अपना प्रॉमिस पूरा करेगा। जैसे कि अब बेस्ट एग्जांपल मैंने बोला कि इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस। फायर इंश्योरेंस में इंश्योरर, फॉर एग्जांपल इन माय गोडाउन देयर इज अ स्टॉक वर्थ ₹20 लाख एंड वो 20 लाख का स्टॉक में इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योर्ड करवा रहा हूं, और मैं इंश्योरेंस कंपनी को बोलता हूं कि आप ये 20 लाख का स्टॉक है, आप बताइए इसका रिस्क आप आपके सर पे कितने प्रीमियम पे लोगे। तो इंश्योरेंस कंपनी सेज दैट के वी आर गोइंग टू टेक 7,000 rupees एज अ प्रीमियम एंड द कॉन्ट्रैक्ट विल बी फॉर 1 year. तो आई सेड ओके फाइन, you take the risk of fire insurance of this 20 lakh stock and I'm ready to give you a 7,000 rupees as a premium. अब कॉन्ट्रैक्ट कैसा हुआ है, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैंने 7,000 रुपए इंश्योरेंस कंपनी को दिए, इंश्योरेंस कंपनी ने वो 20 लाख रुपए के स्टॉक का रिस्क अपने सर पे ले लिया।
और इंश्योरेंस कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट क्या बनाया कि अगर 1 साल के अंदर ऑन द हैपनिंग ऑफ द इवेंट अगर फायर ऑकर्ड हो जाता है तो इंश्योरेंस कंपनी जो है मुझे 20 लाख रुपए देगा। दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट। तो यहां पे आई हैव पेड अ प्रीमियम एज ऑन टुडे, you have taken the risk as on today, but your performance of payment of rupees 20,000, that means a performance of insurance company to compensate happening of the future event, and that happening of the future event क्या है? फायर। अगर आग लगती है तो इंश्योरेंस कंपनी मुझे 20 लाख रुपए देगा, और आग कितने साल में लगना चाहिए? 1 साल में लगना चाहिए। तो दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट। क्या we are interested in that fire? I paid you 7,000 rupees. तो whether I am interested कि नहीं मुझे 20 लाख रुपए तो मिलने ही चाहिए, क्योंकि मैंने 7,000 रुपए दे दिए और मुझे 20 लाख रुपए चाहिए, तो मैं क्या खुद होके आग लगा दूंगा? आंसर इज नो। एंड ऑब्वियसली इंश्योरेंस कंपनी इज नॉट इंटरेस्टेड कि आग लग जाए, दे आर इंटरेस्टेड इन कि नहीं लगे। यानी वी आर हियर primary contract is कि I have transferred my headache on the insurance company. I have transferred my the risk. I have transferred the risk only with a mere amount of rupees 7,000. और मैं रिलैक्स हो गया कि 7,000 रुपए दे दिए और 20 लाख का स्टॉक मैंने इंश्योर करवा लिया। अब क्या कॉन्ट्रैक्ट है कि इंश्योरेंस कंपनी अपना प्रॉमिस कब पूरा करेगा? जब आग लगता है। तो कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर 1 ईयर। अगर आग नहीं लगा तो क्या मैं 20 लाख रुपए डिमांड कर सकता हूं इंश्योरेंस कंपनी से? आंसर इज नो। मैं 20 लाख रुपए कब डिमांड कर सकता हूं? अगर आग लगती है। तो आग नहीं लगी, आई कैन नॉट डिमांड। और 1 साल अगर खत्म हो गया, 1 साल अगर एक्सपायर हो गया, तो कॉन्ट्रैक्ट विल डिस्चार्ज। अगेन वी विल एंटर विद द न्यू कॉन्ट्रैक्ट। तो व्हाट इट सेज कि यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी का परफॉर्मेंस या एक पार्टी का परफॉर्मेंस आग लगने पे डिपेंड है, यानी हैपनिंग ऑफ द इवेंट। Where a contingent contract is made contingent on the happening of a future contingent event, the contract cannot be enforced until and unless the event happened. The contract cannot be enforced. That means I cannot demand 20 lakh rupees from the insurance company unless and until fire occurs. If there is no fire, year expired, then the contract will get terminated. If the happening of the event become impossible, then the contingent contract is void. Impossible कब होगा? अगर 1 year expired हो गया, तो अब there is no chance of getting that event happen, and contract will get void, will get terminated. Now इंश्योरेंस कंपनी को अपना परफॉर्मेंस देने की जरूरत नहीं है। तो these are some of the examples they have given. X enters into the contract. तो first is we are understanding about on the happening of the event. What are the examples? X enters into a contract to buy Y car provided Y survives A. Here Y surviving A or A dying before Y is the event on which the contract is contingent, and it cannot be enforced until A dies. क्या हो रहा है? X enter into a contract with Y provided Y survives A. मैं आपके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करता हूं कि आपकी कार में परचेस करूंगा, प्रोवाइडेड आप किस वी कैन टॉक अबाउट, वी विल टेक वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ सपोज मिस्टर अनिल, यू आर सुनील, ही इज अनिल एंड आई एम बंदूक वाला। बंदूक वाला ने सुनील के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया कि बंदूक वाला सुनील की कार परचेस करेगा, प्रोवाइडेड सुनील अनिल से पहले नहीं मरना चाहिए, या फिर अनिल पहले मरना चाहिए तो मैं आपकी गाड़ी परचेस करूंगा। यानी आपकी गाड़ी में कब परचेस करूंगा? अगर पहले अनिल लुढ़क गया तो।
अगर अनिल भगवान के पास पहुंच गया और अभी भी आप जिंदा हो तो मैं आपकी गाड़ी परचेस कर लूंगा। यानी मेरा प्रॉमिस, व्हाट इज माय प्रॉमिस? माय प्रॉमिस इज टू परचेज योर कार डिपेंड्स अपॉन द फ्यूचर इवेंट। एंड व्हाट इज दैट फ्यूचर इवेंट? दैट अनिल शुड डाई बिफोर यू। इफ यू डाइज बिफोर अनिल, द कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली गेट्स टर्मिनेट। और मेरा प्रॉमिस पूरा करने की बारी कब आएगी? जब अनिल मरता है तो। और जब तक आप दोनों जिंदा हैं, सुनील और अनिल जब तक जिंदा है, मैं अपना प्रॉमिस पूरा नहीं करूंगा। अगर सुनील अनिल से पहले भगवान के पास पहुंच गया है, आप अनिल से पहले भगवान के पास पहुंच गए, तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा टर्मिनेट। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? ऑन द हैपनिंग ऑफ फ्यूचर इवेंट। तो दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल, यू कैन जस्ट गो थ्रू दैट। सेकंड वन इज कॉन्टिजेंसी इज द नॉन हैपनिंग ऑफ इवेंट। फर्स्ट केस क्या था कि मेरा प्रॉमिस किसी इवेंट के हैपनिंग पे डिपेंड है, यानी अगर वो फ्यूचर इवेंट होता है मैं अपना प्रॉमिस पूरा करूंगा। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है? अगर वो फ्यूचर इवेंट नहीं होता है तो मैं अपना प्रॉमिस पूरा करूंगा। अगर वो फ्यूचर इवेंट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो जाएगा। अगेन द एग्जांपल ऑफ इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस। मैं प्रॉमिस कर रहा हूं कि आपका शिप इंग्लैंड से इंडिया आ रहा है एंड इट विल टेक फॉर एग्जांपल 1 month 30 days। मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूं कि अगर वो शिप इंडियन पोर्ट पे नहीं आता है तो देन आई एम गोइंग टू गिव यू 1 लाख रुपीस। यहां पे मेरा परफॉर्मेंस किस पे डिपेंड है? आपने एक प्रीमियम पे किया और आपने मरीन इंश्योरेंस निकाला। अगेन आपने पूरे के पूरे शिप का रिस्क मेरे सर पे ट्रांसफर कर दिया, ने इंश्योरेंस कंपनी पे ट्रांसफर कर दिया। और इंश्योरेंस कंपनी ने क्या बोला कि अगर शिप इंडियन पोर्ट पे नहीं आता है देन आई एम गोइंग टू गिव यू 1 लाख रुपीस। यानी मेरा परफॉर्मेंस किस चीज पे डिपेंड है? शिप के नहीं लौट के आने पे, यानी ऑन द नॉन हैपनिंग ऑफ द इवेंट। अगर शिप इंग्लैंड से निकला, इंडिया आ रहा है और रास्ते में तूफान आ गया, शिप डूब गया, तो यू आर एंटाइटल्ड टू रिकवर 1 लाख रुपीस फ्रॉम मी, दैट इज एन इंश्योरेंस कंपनी, एंड यू आर बाउंड टू इन्फोर्स द कॉन्ट्रैक्ट। दैट मीन्स माई परफॉर्मेंस डिपेंड्स अपॉन द नॉन हैपनिंग ऑफ इवेंट। नॉन हैपनिंग यानी शिप लौट के नहीं आया। लेकिन अगर शिप इंडियन पोर्ट पे आ गया तो फिर देयर इज नो क्वेश्चन कि शिप डूबेगा, क्योंकि ऑलरेडी शिप इंडियन पोर्ट पे आ गया। तो एज सुन एज शिप इंडियन पोर्ट पे आ जाएगा तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा टर्मिनेटेड, कॉन्ट्रैक्ट विल गेट डिस्चार्ज। क्लियर विद दिस? तो पहला क्या था? ऑन द हैपनिंग। ऑन द हैपनिंग में एग्जांपल ऑफ फायर, ऑन द नॉन हैपनिंग एग्जांपल ऑफ शिप। व्हाट इट सेज? Where a contingent contract is made contingent on a non-happening of the event, it can be enforced only when the happening of the event become impossible and not before। यानी अगर वो इवेंट नहीं होता है तो ही आप मेरे से डिमांड कर सकते हैं मेरा परफॉर्मेंस। अगर वो इवेंट हो गया, क्योंकि प्रॉमिस किस पे डिपेंड है? वो इवेंट नहीं होने पे मैं अपना प्रॉमिस पूरा करूंगा। और इवेंट नहीं होना क्या था? शिप अगर नहीं आता है तो। शिप आ जाता है तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। शिप नहीं आता है ऑन द नॉन हैपनिंग। शिप अगर नहीं आता है तो मैं 1 लाख रुपए दूंगा। तो आप मेरे से 1 लाख रुपए का डिमांड कब कर सकते हो? अगर शिप लौट के नहीं आता है तो। शिप नहीं आया तो मुझे देना पड़ेगी 1 लाख। और अगर मैं रिफ्यूज करता हूं कि नहीं दूंगा तो आप कोर्ट में जा सकते हो। यू कैन इन्फोर्स दैट कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज इवेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या था कि मैं पैसा दूंगा या फिर मैं अपना प्रॉमिस पूरा करूंगा ऑन द नॉन हैपनिंग। यहाँ पे नॉन हैपनिंग क्या हुआ? शिप नहीं आया, मुझे प्रॉमिस पूरा करना पड़ेगा, फिर भी मैं नहीं कर रहा हूं। आप मेरे पास कोर्ट में जा सकते हो। शिप आ गया तो क्या आप डिमांड कर सकते हो? नहीं कर सकते हो 1 लाख रुपए, क्योंकि शिप सेफली पोर्ट पे आ गया। कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? डिस्चार्ज। इलस्ट्रेशन: A agrees to pay B a sum of money and insurance claim if a certain ship does not return. Of course, after charging, the ship is sunk. The contract can be enforced when the ship sunk. अगर शिप आ गया, डूब गया तो डिमांड कर सकते, नहीं डूबा तो फिर
कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज। नेक्स्ट इज कॉन्टिजेंट ऑन फ्यूचर कंडक्ट ऑफ लिविंग पर्सन। कुछ कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड्स अपॉन किसी लिविंग पर्सन के कंडक्ट पे, यानी अगर वो पर्टिकुलर पर्सन ऐसा करता है तो मैं ऐसा करूंगा। अगर यानी उसके कंडक्ट पे, उसके बिहेवियर पे मेरा प्रॉमिस डिपेंड है। मैं अगर बोलता हूं कि मिस्टर ए ने मिस बी से शादी कर ली, तो देन आई एम गोइंग टू गिव यू ₹1 लाख, यानी मिस्टर ए के बिहेवियर पे मेरा 1 लाख रुपए देना है। यानी ए ने अगर बी से शादी की तो मैं 1 लाख रुपए दूंगा। लेकिन अगर ए ने सी से शादी कर ली तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा टर्मिनेटेड। या ए अगर मर गया, ए अगर गुजर गया, ए की डेथ हो गई, तो कॉन्ट्रैक्ट अब पूरा होने की पॉसिबिलिटी नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट विल गेट टर्मिनेटेड। व्हाट इट सेज, a contract would cease to be enforceable if it is contingent upon the conduct of a living person and that living person does something make the event or a conduct impossible of happening within any definite time or otherwise than under further contingency। यहाँ पे क्या कॉन्ट्रैक्ट था, ए अगर बी से शादी करता है तो मैं 1 लाख रुपए दूंगा। ए जब तक बी से शादी नहीं करेगा मैं 1 लाख रुपए आपको नहीं दूंगा। लेकिन अगर ए ने सी से शादी कर ली तो फिर क्या मैं अपना प्रॉमिस पूरा करूंगा? ए का बी से शादी करना हो गया इम्पॉसिबल, क्योंकि ए ने अगर सी से शादी कर लिया, अनलेस एंड अनटिल ही इज मुस्लिम, इट इज अ डिफरेंट मैटर कि वो 3 शादी कर सकता है। अपन यहाँ नॉर्मल बात कर ले कि अंदर हिंदू एक्ट एक ही शादी कर सकते। तो ए ने अगर सी से शादी कर ली तो फिर मेरा 1 लाख रुपए आपको देना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो पॉसिबिलिटी जो थी वो किस पे डिपेंड थी, ए ने बी से शादी करना चाहिए थी, लेकिन ए ने सी से शादी कर ली, तो अब मैं आपको 1 लाख रुपए नहीं दूंगा। वो अब ए से बी की शादी हो गई इम्पॉसिबल और कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा टर्मिनेट एंड डिस्चार्ज। और इट सेज ए एग्रीज टू पे बी अ सम ऑफ मनी इफ बी मैरिज सी, C marries D, the marriage of B to C must now be considered impossible. Although it is possible that D may die and C may afterward marry B, it is a different matter। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि मैंने आपको बोला A अगर B से शादी करता है 1 लाख रुपए मैं दूंगा, A ने C से शादी कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा इम्पॉसिबल, टर्मिनेट, डिस्चार्ज। अब आप 1 लाख रुपए मुझसे डिमांड नहीं कर सकते। वो बोल रहा है ये भी पॉसिबिलिटी है कि A ने C से शादी कर ली और C का हो गया डेथ, और फिर A B से शादी करता है, that is altogether a different ball game, that is a different matter। वो टाइम भी ए ने सी से शादी कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट था ए और बी का शादी होना जो अब पॉसिबल नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा डिस्चार्ज, विल गेट टर्मिनेटेड। नेक्स्ट व्हाट इट सेज, contingent contract to do or not to do anything if a specified uncertain event happens within a fixed time. Contingent contract to do or not to do anything if a specified uncertain event happens within a fixed time. Some of the contracts such as fire insurance, marine insurance are for a specified time. जैसे कि फायर इंश्योरेंस जनरली 1 साल का रहता है। अगर वो फायर 1 साल में नहीं हुआ तो कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली हो जाएगा डिस्चार्ज। शिप के कॉन्ट्रैक्ट जनरली वॉयज पीरियड पे डिपेंड रहता है कि जब इंग्लैंड से अगर शिप निकला और इंडिया आ रहा है और अगर वॉयज पीरियड टाइम ऑफ अराइवल इज 30 डेज तो वो इंश्योरेंस 30 डेज का जनरली निकलता है। तो 30 दिन में अगर शिप नहीं आया या शिप नहीं आया यानी लेट हो गया तो इंश्योरेंस कंपनी अपना प्रॉमिस पूरा करेगा। या फिर 30 दिन के अंदर नहीं आ रहा है यानी शिप डूब गया तो अब 30 दिन में आने का उसका सवाल ही नहीं उठता है। तो ऐसे इवेंट एक स्पेसिफाइड पीरियड के लिए रहते हैं। अगर वो है कि 1 साल में ऐसा हो गया तो मैं प्रॉमिस पूरा करूंगा और 1 साल में वो इवेंट नहीं हुआ तो कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली गेट डिस्चार्ज। शिप के एग्जांपल में अगर 30 दिन में शिप लौट के नहीं आया तो देन आई एम गोइंग टू गिव यू द कॉम्पेंसेशन। 30 दिन खत्म हो गए तो देन यू आर एंटाइटल्ड टू रिकवर 1 लाख रुपीज फ्रॉम मी। 30 दिन में अगर नहीं आया या फिर शिप डूब गया तो फिर यू आर एंटाइटल्ड टू इन्फोर्स द कॉन्ट्रैक्ट, आई एम लायबल टू गिव यू रुपीज दैट पर्टिकुलर। लेकिन अगर शिप 30 दिन के अंदर आ गया
तो then there is no question of enforceability, contract will automatically get discharged. What it says? Contingent contract to do or not to do anything if uncertain event happens within a fixed time becomes void if at the expiration of the time fixed such event has not happened or before the time fixed such event become impossible. Simple. Okay. What is the example they have given? A promises to pay B a sum of money if certain ship returns within a year. क्या है कि अगर आपका शिप 1 साल के अंदर इंडिया में आ गया तो मैं लोन दूंगा। तो अब यहाँ पे एक पर्टिकुलर पर्सन का प्रॉमिस किस चीज पे डिपेंड है? ऑन द हैपनिंग ऑफ द इवेंट। और हैपनिंग क्या है कि 1 साल के अंदर शिप आना चाहिए तो मैं आपको लोन दूंगा। अब मेरा लोन देना शिप 1 साल के अंदर आने पे डिपेंड है। कब ये इवेंट कब इन्फोर्स हो, ये प्रॉमिस कब इन्फोर्स होगा? अगर शिप 1 साल के अंदर आ गया। अब जस्ट इमेजिन 1 साल खत्म हो गया, 1 साल एक्सपायर हो गया, तो क्या मैं आपको लोन दूंगा? आंसर इज नो, क्योंकि प्रॉमिस क्या था कि 1 साल के अंदर शिप इंडिया में आना चाहिए, जो नहीं आया अब मैं आपको लोन नहीं दूंगा। या फिर इम्पॉसिबल, आना इम्पॉसिबल, 1 साल में नहीं आना। कब? शिप डूब गया। तो क्या अब वो 1 साल के अंदर शिप इंडिया में आ सकता है? आंसर इज नो, अब नहीं आ सकता है, क्योंकि शिप ऑलरेडी डूब के डिस्ट्रॉय हो गया है। अब उसका इंडिया में आना पॉसिबिलिटी है ही नहीं। तो यहाँ पे हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट, विल गेट डिस्चार्ज। Contingent contract to do or not to do anything if specified uncertain event does not happen within a fixed time may be enforced by law when the time fixed has expired and such event has not happened, or if before the time fixed has expired it becomes certain that such event will not happen. Example: A promises to pay B a sum of money as insurance claim if certain ship does not return within a year. अब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट क्या हो रहा है कि पिछले कॉन्ट्रैक्ट में क्या था कि अगर शिप 1 साल में आ गया तो मैं लोन दूंगा, यानी ऑन द हैपनिंग। अब यहाँ पे इवेंट क्या हो रहा है कि अगर शिप 1 साल में नहीं आया ऑन द नॉन हैपनिंग तो मैं पैसा दूंगा, और 1 साल में शिप आ गया तो then there is no question of giving me you an amount. तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? contingent contract to do or not to do anything if a specified uncertain event does not happen within the fixed time. Does not happen. अगर it happens within the fixed time, then contract will get terminated. If it does not happen, then you are entitled to recover. Ask me for giving me a performance. A promises to pay B a sum of money and insurance claim if certain ship does not return within a year. The contract may be enforced if the ship does not return within a year or ship is burned within a year. यानी अगर शिप डूब जाता है, उसमें आग लग जाती है, या फॉर एनी रीजन वो 1 साल के अंदर इंडिया में नहीं आता है, तो देन आई एम गोइंग टू गिव यू अ कॉम्पेंसेशन। लेकिन अगर 1 साल में शिप आ गया, मैं कॉम्पेंसेशन नहीं दूंगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा टर्मिनेट। लास्ट वन, कॉन्टिजेंट ऑन एन इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट, अगर कॉन्टिजेंसी किसी चीज पे डिपेंड है जो पॉसिबल नहीं है, तो कॉन्ट्रैक्ट इटसेल्फ इज वॉइड। अगर आप ऐसी चीज पे प्रॉमिस कर रहे हैं कि अगर ऐसा होता है तो मैं ऐसा करूंगा, अगर वो फ्यूचर इवेंट ऐसा होता है तो मैं आपको 1 लाख रुपए दूंगा, लेकिन वो फ्यूचर इवेंट इम्पॉसिबल है। जैसे कि मैं बोलता हूं कि अगर 30 दिन में चांद धरती पे उतर गया तो मैं आपको 1 लाख रुपए दूंगा। अब यहाँ पे चांद धरती पे उतरेगा और मैं आपको 1 लाख रुपए दूंगा, तो मेरा 1 लाख रुपया देना चांद धरती पे उतरने पे है, लेकिन वो इवेंट क्या पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं है, वो इम्पॉसिबल है। तो दिस कॉन्ट्रैक्ट इटसेल्फ विल बी वॉइड। A contingent agreement to do a thing or not to do a thing if an impossible event happen is void, hence is not obviously enforceable. The situation would not change even if the party to the agreement are not aware of such impossibility.
इवन अगर पार्टीज को उस इवेंट की इम्पॉसिबिलिटी के बारे में मालूम नहीं भी है तो भी कॉन्ट्रैक्ट जो रहेगा वो वॉइड रहेगा। A agrees to pay B rupees 1 lakh if sun rises in the west next morning. This is impossible event and hence void. A agrees to pay B rupees 1000 as a loan if B will marry A's daughter C. C was dead at the time of the agreement. The agreement is void. आपने ऐसे चीज पे अपना प्रॉमिस दिया है जो पॉसिबल नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट इटसेल्फ विल बी void. So this is all about our contingent contract. Contingent contract, in order to better understand a contingent contract का simple meaning क्या है कि ऐसा contract जो future event पे के happening या non happening पे depend है, यानी एक पार्टी अपना promise कब पूरा करता है अगर उस पर्टिकुलर प्रॉमिस की डिपेंडेंसी फ्यूचर इवेंट पे यानी उसके होने पे या उसके नहीं होने पे एक पार्टी का परफॉर्मेंस डिपेंड है, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को आप बोलोगे कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट और वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट में दोनों भी फ्यूचर इवेंट पे डिपेंड है, लेकिन वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइड है और कुछ स्टेट में वो वॉइड के अलावा इलीगल भी है, लेकिन कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वैलिड है। वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट में पार्टीज उस इवेंट पे कुछ उनका इंटरेस्ट नहीं है, वो सिर्फ प्राइज मनी में इंटरेस्टेड है, लेकिन कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में जो है पार्टी आर रियली इंटरेस्टेड इन द कॉन्ट्रैक्ट एंड they are not interested in any kind of money involved in this because it is a pure contract of a certain performance where one party transfers risk on the other party by payment of premium. So there is no question of like prize money, hence the contingent contract is called as a valid contract. So this is all about a contingent contract. Hope you have understood the concept, and still if you have any doubt please ask me. Bye everyone.